जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में एज यूजुअल हम पहले एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारी होम असाइनमेंट के क्वेश्चन थे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों की होम असाइनमेंट के लिए रजिस्टर कलेक्ट किया गया था, ऐसे ही है, तो रजिस्टर आपको वापस मिल गया। चलिए, अब आपको इसके साथ ही प्राइज भी मिल गया होगा। ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को रैंडम बेस पे हमने कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं ताकि उनको क्लास में प्राइज दिया जाए अप्रिसिएशन के लिए। पहले स्टूडेंट है जी 142640, शायार खान है शायद जी, दीजिएगा प्राइज इनको। दूसरे स्टूडेंट है 147351, शाबाश, इन्होंने भी सारी असाइनमेंट्स की हैं। फिर है 147921, 147921, शाबाश। और लास्ट स्टूडेंट है 147567, शाबाश। जी, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आपको होम असाइनमेंट में जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। लास्ट हमने जो कंसेप्ट स्टडी किए हैं वो है एक तो माइनर का कंसेप्ट, और दूसरा हमने डिस्कस किया है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसमें माइनर के क्वेश्चन 35 से पार्ट सी तक हम कर चुके थे, ऐसा ही है। डी आज करना है। चलिए, डी हुसैन, डी भी हो गया था, नहीं डी नहीं हुआ। हुसैन एजिड 16, एज बताने का उसका मकसद क्या है? माइनर। तो उसका मतलब है एज हमारे लिए पावर वर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इससे हमें पता चला हमने कि माइनर के कंसेप्ट की तरफ जाना है। एज को अंडरलाइन कीजिए। एंड बुरहान एजिड 26 jointly agree to pay certain amount and executed a bond। executed का मतलब होता है signed, signed a bond कहते हैं लोन एग्रीमेंट को। ठीक है, जो टर्म्स आपको समझ नहीं रहा है, मैंने आपको कहा था ना लास्ट पेज पे लिखना है, लिख रहे हैं आप लोग? ये एग्जीक्यूटेड का वर्ड लिखा है क्या? आता था आपको? आता था। और बॉन्ड का वर्ड मतलब भी आता था। चलिए, टू पे सर्टेन अमाउंट एंड एग्जीक्यूटेड ए बॉन्ड। जी, ये कौन सा वाला कंसेप्ट है जो इस केस पे अप्लाई हो रहा है? कंसेप्ट कौन सा? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखिए, दोनों पार्टीज एक साइड पे, यानी दोनों, ऐसा नहीं है जॉइंट प्रॉमिस का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी इधर होगी एक पार्टी इधर होगी, वो तो रेगुलर कंसेप्ट हो जाएगा। हल्की सी आवाज कम, आवाज हल्की से, वो तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जॉइंट प्रॉमिस क्या होगा? जब एक साइड के ऊपर दो लोग होंगे, प्रॉमिसर वाली साइड पे दो होंगे या प्रॉमिसी वाली साइड पे। तो यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट किया है किस चीज का? लोन देने का एग्रीमेंट किया होगा कि लेने का? देने का। भाई एग्रीमेंट वही करते हैं ना, बॉन्ड का मतलब यही होता है। आपने जब बॉन्ड साइन किया मतलब आपने पैसे लिए और एग्री किया कि आप मुकर्रा वक्त पे पैसे अदा करेंगे। इसमें बताइए जॉइंट प्रोमिसर्स हैं कि जॉइंट प्रोमिसीज हैं? प्रोमिसर कौन होता है? जो कोई काम करने का वादा करता है, जिसने कोई काम करना होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। वो प्रॉमिस पे डिपेंड करता है ना, जिसने प्रॉमिस परफॉर्म करना है वो है ना प्रोमिसर, और जिसके लिए होना है वो प्रोमिसी। तो ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं या जॉइंट प्रोमिसी हैं? प्रोमिसर्स। इन दोनों ने पैसे लेने हैं कि पैसे देने हैं? पैसे देने, तो ये जॉइंट प्रोमिसर्स हुए। अब बताइए इनमें से कौन लायबल होगा? दोनों ही लायबल होंगे मेरा तो ख्याल है, साइन किए। माइनर लायबल नहीं है? अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं माइनर अगर किसी से लोन ले ले तो चाहे लिखत पढ़त हुई भी हो वो वापस अदा करने का पाबंद नहीं है। ये लोन लेके खर्च ले, उससे पैसे अदा नहीं करने, बिल्कुल ऐसा ही नहीं करो। ठीक है, हाँ, अगर उसके पास कोई वो लोन की बाकी अमाउंट पड़ी है या उससे कोई चीज खरीदी थी वो चीज पड़ी है तो लेंडर वो रिकवर करवा सकता है, वरना लोन की अमाउंट। आगे चले जी। नेक्स्ट, ई मरी आजम अपॉइंट्स मोहसिन ए माइनर एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस।
मोहसिन मेक्स एन एग्रीमेंट विद बाबर, आजम ने मोहसिन को एजेंट अपॉइंट किया। अब बताइए एजेंसी का क्या रोल होता है? क्या माइनर को एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? रीजन बताइए। क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रिंसिपल तो कॉम्पिटेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन मुझे बताइए अगर ये माइनर प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, प्रिंसिपल ने कहा था 8 लाख में डील करनी है, ये 6 लाख में कर रहा है, प्रिंसिपल इसे 2 लाख हर्जाना ले सकता है? इसकी वजह से नुकसान तो हुआ तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए माइनर एजेंट अपॉइंट हो तो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपने उसको एजेंट अपॉइंट कर दिया और उसने कोई गड़बड़ कर दी, कोई भी गड़बड़ कर दी, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारा एक एजेंसी का टॉपिक है चैप्टर 10, उसमें वो ये बताता है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम ना करे या नेग्लिजेंटली काम करे जिससे नुकसान हो प्रिंसिपल को, तो एजेंट प्रिंसिपल को जवाबदेह है, वो उसका नुकसान भरता है, कंपनसेट करता है। लेकिन कहता है माइनर कंपनसेट नहीं करेगा। माइनर की नेग्लिजेंस की वजह से, उसके बात ना मानने की वजह से अगर प्रिंसिपल को नुकसान हो वो कंपनसेट नहीं करेगा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? हाईवे क्लास में कोई प्रॉब्लम? हाईवे क्लास में कोई प्रॉब्लम है जी? जी कोई प्रॉब्लम? कोई स्टूडेंट हाथ उठा दे, नो नो ही कर दे, मुझे ये तो पता चले हमारा कनेक्शन है। हाँ शाबाश जी। जी आवाज सुनना चाहता हूँ मैं भाई की। हाँ जी शाबाश जी, चलिए शुक्रिया। बड़ी धीमी सुरीली आवाज में भाई ने बोला, कोई बात नहीं। एफ मरियम ए माइनर बायज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हमारी केस स्टडी में पावर वर्ड है। मेडिसिन्स को अंडरलाइन, माइनर तो है ही है, माइनर तो है ही है, मेडिसिन्स भी है। माइनर से पता चला माइनर वाला कंसेप्ट है। मेडिसिन से क्या पता चला? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाला कंसेप्ट। मेडिसिन नेसेसिटी ऑफ लाइफ है बिल्कुल, बल्कि इससे बढ़ के शायद ही कोई और हो। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। बाय मेडिसिन फ्रॉम दैट मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। मरियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रिकवरी हो सकती है? कोई रिकवरी हो सकती है? अच्छा अगर उसने लिखा था मरियम हैज प्रॉपर्टी, हाँ फिर हो। लेकिन आप तो कहते हैं कि माइनर से कोई रिकवरी नहीं हो सकती। नेसेसिटीज की रिकवरी हो सकती है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की रिकवरी हो सकती है। शाबाश। कंडीशन याद है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की कंडीशन याद है मेरे भाई को? प्यारे भाई बताइए कब रिकवरी हो सकती है? होम शेल्टर, चलिए ये तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो, और रीजनेबल प्राइस रिकवर की जा सकती है, और अगर प्रॉपर्टी है, ये कीवर्ड है नेसेसिटी, रीजनेबल प्राइस, प्रॉपर्टी। ये बाय आ जाए सप्लाइड आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय सप्लाई एक्वायर ये इंग्लिश की टर्म्स डिफरेंट टर्म्स हैं, इनसे हमारे लीगल इम्प्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इस तरह के अगर छोटे छोटे सवाल आपके जहन में आए ना तो पूछ लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। आप गलत कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि शायद इनमें कोई फर्क है और फिर फर्क को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल में है ना कि सर इसमें लफ्ज में उस लफ्ज में कोई फर्क है या इसका, तो पूछ लिया करें। शुरू में इस तरह के सवाल जहन में आते हैं जब ला हम स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त ये नेचुरल है। नेक्स्ट, असलम ए माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू परवीन, परवीन रिफ्यूज टू मेक पेमेंट। तो सही किया ना उसने? क्यों माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड होता है? हाँ ये एग्जांपल है। जो भी अब आपसे आइंदा कहे ना कि माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड है, तो आपने ये एग्जांपल उसे आई क्या आपका चैप्टर 3 में जाना है, और फिर वहां पे ये एग्जांपल लिखी होगी असलम भाई वाली, ये एग्जांपल उनको पढ़ा देनी है और कहना है कि वाइड नहीं है, वाइड अगेंस्ट, ये तो उसकी फेवर में है, ये वैलिड तो पैसे रिकवर करवा सकता है, बिल्कुल रिकवर करवा सकता है। माइनर से रिकवरी नहीं हो सकती, माइनर रिकवरी कर सकता है। माइनर से रिकवरी, माइनर देने में नहीं है, लेने में है। फिर इसके बाद
एच रिजवान इज गार्डियन ऑफ मोमिन ए माइनर, रिजवान गार्डियन है। रिजवान एंटर्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, एंड विद बाबर टू सेल मोमिन्स प्रॉपर्टी ऑन हिज, एक मिनट थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं इसको, ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। रिजवान गार्डियन है, रिजवान ने कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर के साथ ऑन हिज बिहाफ। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं कानूनी तौर पे, ये डिपेंड करता है कि उसने माइनर के बेनिफिट के लिए ट्रांजैक्शन की या अपने बेनिफिट के लिए। याद रखिए एक केस स्टडी में उसने कहा था कि उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ना कहा मैं माइनर के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता हूं और तुम्हारे हक में ये उससे साइन करवा लेता हूं, तो मुझे 1000 रुपया दे देना। याद है? उसमें बताइए क्या माइनर का बेनिफिट था? माइनर का बेनिफिट नहीं है। तो ट्रांजैक्शन अगर गार्डियन करता है माइनर के बिहाफ पे वो वैलिड होगी, जो माइनर के बेनिफिट के लिए करता है वो वैलिड होगी, जो अपने या किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए करता है वो वैलिड नहीं होगी। मेरा भाई अगर रिकॉर्ड भी करा ना तो उसको उल्टा के रख दे, हाँ जेब में, इधर भी आवाज चली जाएगी, बेफिक्र जी। आगे चलते हैं भाई, ये समझ आ गया। अच्छा, अब हमने देखना इस केस में क्या है, टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंस ऑफ मोमिन। तो ये उसी के लिए कर रहा है, अपने लिए थोड़ी कर रहा है। उसे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करने, उसे लिविंग गुड्स प्रोवाइड नहीं करने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर इसकी जगह होता कि वो थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो अंडी इन्फ्लुएंस करके उसके नाम पे ट्रांसफर करवाएगा, वो वाइड होता। समझ रहे हैं कि मिलता जुलता केस था ना। एक शायद वो एजेंट वाला भी था कि उसने प्रिंसिपल को बताए बगैर, एजेंट शातिर होते हैं एक से बढ़ के एक, उसने प्रिंसिपल को बताए बगैर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। याद है? तो हमने क्या कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के लिए वाइड है, प्रिंसिपल पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आई, हबीब सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अरसलान ए माइनर। रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल रिकवर करवा सकता जी। अगर प्रॉपर्टी है तो रिजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकता है। शाबाश। एक कंडीशन उसने बता दी कि नेसेसरीज है, बाकी की 2 कंडीशन हम बता देंगे, प्रोवाइडेड रीजनेबल प्राइस क्लेम कर रहा हो प्रॉपर्टी हो। अच्छा, प्रॉपर्टी यहाँ को बताना भूल गया, अकाउंटिंग में सम टाइम मैंने प्रॉपर्टी का वर्ड पहले आपको एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, चले मैं लिख देता हूँ, आइंदा पहले मैं खुद से ही एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स होती हैं। जैसे ये है जी, ये टर्म क्या है, ये इसको पढ़े, डेबिट। अगर आप अकाउंटेंट है तो इसको पढ़ेंगे डेबिट, और अगर आप मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं इसको पढ़ेंगे डॉक्टर। कौन सही कौन गलत? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, वो उसकी फील्ड है वो उसकी फील्ड है। उसी तरह याद रखें कुछ अल्फाज के मीनिंग डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर्टी जब अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं ना तो इससे आपको मतलब बताया जाता है, प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेंट्री प्रॉपर्टी नहीं है, डेटर्स प्रॉपर्टी नहीं है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी नहीं है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए, लॉ कहता है प्रॉपर्टी का मतलब है हर तरह का एसेट। प्रॉपर्टी का मतलब हर तरह का एसेट। कहता है हाँ जो आपके ये वाले एसेट है ना, लैंडेड बिल्डिंग, इनको हम कहेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाकियों को कह देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। वो एक अलग बात है। लेकिन याद रखिए लॉ के डेफिनेशन के हवाले से जहां कहीं आप लॉ पढ़ेंगे उसमें लफ्ज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? एवरी एसेट। लफ्ज प्रॉपर्टी का मतलब कैश भी एक प्रॉपर्टी है लॉ में, काउंटिंग में नहीं। काउंटिंग में करेंगे ना वो 0 नंबर दे देगा आपको सवाल के। लॉ में कैश भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस भी प्रॉपर्टी है, डेटर्स भी आपकी प्रॉपर्टी है, डेटर्स भी आपकी प्रॉपर्टी जी। हर तरह की बिल्कुल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो किसी भी किस्म का एसेट हो,
इवन जो आपके पास का इनटेंजिबल एसेट्स अगर आपने सुना अकाउंटिंग में गुडविल वगैरह होती है वो भी प्रॉपर्टी। तो ये जहन में रखिएगा, प्रॉपर्टी से मुराद हर एसेट है, वरना आपके जहन में प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। तो प्रॉपर्टी को आपने अंडरलाइन कर लिया, इसका मतलब समझ आ गया आपको। अच्छा अब आगे चलते हैं, रिकवर करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा। अच्छा, हबीब सप्लाइज नेसेसिटीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ रसलान माइनर। हबीब ने नेसेसिटीज सप्लाई की, अब माइनर को नहीं, उसके डिपेंडेंट को, ठीक है, स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट होते हैं ना, इनकी जो प्राइस रिकवर करवा सकता है, करवा सकता है, लॉ ने इजाजत दी है कि हबीब सप्लाइड ए कोट विद डायमंड बटन्स टू रसलान माइनर। डायमंड कोट नेसेसिटी है, डायमंड बटन लग्जरी है। डायमंड बटन की प्राइस क्लेम नहीं कर सकता, कोट की प्राइस क्लेम कर सकता है, क्योंकि कोट है ना, आगे कहानी में उसने बताया नहीं। लेकिन अगर मजीद इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोट भी डिपेंड करता है गर्मियों में दिया कि सर्दियों में दिया। जरूरत है कि नहीं, सर्दियों में दिया तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, और अगर गर्मियों में दिया तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ बेसिक जो उसने गिवन फैक्ट्स दिया उनके मुताबिक कोट के पैसे रिकवर करवा सकता है, वो नॉर्मली क्लॉथिंग में आता है, कपड़ों, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन बटन्स के, डायमंड बटन्स के पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। जी मेरे भाई, तो ये माइनर के ऊपर नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। पहला सवाल मेरा ये कि जिस बंदे ने माइनर के ऊपर पैसे लगाए, क्या वो गार्डियन था या कोई अदर पर्सन था? कोई भी पर्सन था, उसने अगर माइनर के ऊपर पैसे लगाए, पैसे लगाता गया, नेसेसिटीज के ऊपर लगाता गया, पैसे नहीं लिए अभी उसने। मेरे भाई उनका सवाल इजाजत दे तो उनके सवाल का जवाब दे दो पहले। पैसे लगाता गया, उसके बाद उसने पैसे, लेकिन जब उसके अपने हालात खराब हो गए, क्या वो माइनर से ये पैसे क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। भाई का ख्याल है अगर वो माइनर से पैसे लेगा माइनर के साथ ज्यादती होगी? नहीं भाई, बल्कि माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर ना सप्लाई की जाती ना, ये माइनर के साथ ज्यादती होती। ठीक है, सप्लाई की, अच्छा सप्लाई किया तो याद रखे, वो चाहे गार्डियन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करे, चाहे कोई अदर पर्सन करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ ने इसको मेंशन नहीं किया, इसका मतलब कोई भी सप्लाई करे वो पैसे रिकवर करवा सकता है। आपको याद है केस में वो चचा ने अपने भतीजे को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो बाद में जब वो मेजर हो गया था एग्रीमेंट किया था, याद है वो केस स्टडी हमने किस तरह की की थी? तो हमने क्या कहा था कि वो जो पास कंसिडरेशन के पैसे नहीं ले सकता, क्या ने कहा था ले सकता है। वो आगे कहानी में ट्विस्ट कुछ और था, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हुए वो जितनी अमाउंट थी उससे डबल, पता नहीं 1 मिलियन थी शायद, उसने 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ये याद है केस के नहीं याद? याद है कि नहीं याद? कुछ नहीं याद था ना इस तरह। तो याद रखे, रीजनेबल प्राइस नेसेसिटी लाइफ सप्लाई किया, कोई भी रिकवर कर सकता है, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड। नेक्स्ट, जी जी मेरे भाई, हाँ जी पूछिए, अब वो दूसरे में। जी जी, ये कैसा माइनर है जिसकी वाइफ भी है, चिल्ड्रन भी है? अच्छा, इसी के ऊपर गौर किया, बाकी किसी का भाई। लॉ ने बोला है तो मतलब है, लॉ ने बोला है। हमने याद रखे क्वेश्चन को आंसर करना होता है, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना, पता आपको भी है। भाईजान मैरिज एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दे यार, मेहरबानी करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आ जाए। जी आगे चलते हैं जी। ये जो पॉइंट एफ है, इसमें अगर माइनस को नेसेसिटी देता है तो अगर वो फोर्स हो जाता है तो फिर उसके मतलब वाइफ और चिल्ड्रन से रिकवरी हो सकती है। मर्जी आप,
माइनर रखते हैं, लेकिन सवाल उनका ठीक है, उनके जहन में माइनर सवाल ये है इनका, माइनर अगर नेसेसिटीज लेता रहे और उसके वाइफ और चिल्ड्रन भी थे और वो फोर्थ हो जाए, तो क्या वो जो वाइफ और चिल्ड्रन है वो नेसेसिटीज पे करने के लिए लायबल हैं? देखिए लॉ इसका रूल क्या देता है, ये रूल सुन लीजिएगा। लॉ ये कहता है अगर कोई भी बंदा किसी अमाउंट का देनदार हो ना, लीगली कोई अमाउंट उसने पे करनी है और उसकी डेथ हो जाए, तो उसके वाली वारसान जिम्मेदार होते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार होते हैं। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस हद तक जिम्मेदार होंगे जितना उनको हिस्सा मिलेगा। ये नहीं है कि किसी को विरासत में हिस्सा कम मिले और वो देनदार ज्यादा का हो जाए। जैसे अगर माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर की नेसेसिटीज थी 5 लाख खर्च हुई, उसकी प्रॉपर्टी 8 लाख की है, तो क्या उसके जो बीवी बच्चे हैं जिम्मेदार होंगे पैसे अदा करने के? जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, 5 लाख अदा करना है। और अगर माइनर की प्रॉपर्टी 3 लाख हो तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितनी अमाउंट अदा करने के पाबंद है? 3 लाख है। और अगर माइनर की प्रॉपर्टी हो ही ना, ओके भाई प्रॉपर्टी होती तो तेरे से थोड़ी मांगता नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उतना गुजारा कर ले। अगर प्रॉपर्टी हो ही ना, फिर छुट्टी, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसे अदा करने के लायबल नहीं है। जी मेरे भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी माइनर के मरने के बाद प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। अच्छा मेरी एक दरखास्त है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें। एक दरखास्त ये है, और दूसरी दरखास्त ये, किसी दूसरे का क्वेश्चन हाईजैक ना किया करें। यानी किसी दूसरे ने क्वेश्चन पूछा, उसी क्वेश्चन को आगे लेके नहीं चलना आपने, वो आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? आप अपना क्वेश्चन क्रिएट करके वो पूछे। क्वेश्चन से जो आपके जहन में क्वेश्चन आए ना किसी दूसरे के, उसको इग्नोर कर दे, ठीक है? उसको, वो असल में बात बड़ी दूर तक चलती जाती, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, फिर उसी के आगे तीसरा क्वेश्चन, कहां तक वो लंबी बात चली जाएगी। तो हमने अपने सिलेबस की हत्या कराना है, ठीक है? तो 2 दरखास्त की, पहली दरखास्त क्या, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सोच ले कि क्या मुझे इसका जवाब आता है, अक्सर आता होगा। अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछने का, ठीक है? और दूसरा क्या, किसी दूसरे का क्वेश्चन हाईजैक नहीं करना, उसके सवाल के जवाब में फिर अगला सवाल, फिर उधर से वो सवाल आएगा, फिर उधर से उसका, वो बात कहीं और निकल जाती है। सवाल जवाब चलते रहते हैं, आप भी पूछते रहेंगे, मैं भी जवाब देता रहूंगा, लेकिन वो बात दूर निकल जाएगी। हमने बात को दूर नहीं, सिलेबस की बाउंड्री तक रखना है। जी मेरे भाई, अगर माइनर ने नेसेसिटीज डिमांड नहीं की फिर भी उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, प्रोवाइडेड नेसेसिटीज हैं, तो प्राइस पे करने के लायबल होंगे, बिल्कुल लायबल। वो माइनर अगर बात बच्चा पैदा होती है, उसके वालिदैन की कार एक्सीडेंट में डेथ होगी फॉर एग्जांपल, वो थोड़ी खुद मुंह से कहेगा कि चचा मुझे नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर, तो चचा खुद ही करेगा। जी अगर गार्डियन, सवाल यह है अगर गार्डियन माइनर के बेनिफिट के लिए काम करता है लेकिन वो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है उसके लिए, और उसमें उसका अगर अपना भी फायदा है ना, तो लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत नहीं देता। देखिए जब केस कोर्ट के सामने पहुंचता है ना, कोर्ट ने सिर्फ एक चीज देखनी है, वेलफेयर ऑफ माइनर। याद रखें, माइनर का कोई भी केस सिविल कोर्ट में जाता है, जज उधर जो बैठा होता है कानून के मुताबिक उसने सिर्फ एक चीज देख के फैसला करना है। क्या चीज देख फैसला करना है? वेलफेयर ऑफ माइनर किधर है। तो वेलफेयर ऑफ माइनर, अगर उस वेलफेयर के लिए चचा ने ये किया, भतीजा नहीं, बात ऐसा होता है कि बच्चा जो ऐसा होता है उसको नहीं पता था उसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है? वो कह रहा हो बच्चा कि मुझे चर्च चाहिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उसके बगैर मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, चचा नहीं दे रहा, उसको पैसे नहीं दे रहा, क्या ये उसका एक्ट कोर्ट इसको वैलिडेट करेगी? नहीं करेगी। यानी चचा के एक्शन को, कि चचा ने उसको पैसे नहीं दिए, चचा को फेवर करेगी। तो कोर्ट ने याद रखे ये नहीं देखना कि माइनर की मर्जी बाजुकात क्या है, ये भी नहीं देखना होता। क्या देखना है? वेलफेयर ऑफ माइनर, ये की वर्ड है, इसको याद रखें, वेलफेयर ऑफ माइनर।
आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, ए परचेज 11 कोट्स फॉर माइनर। 11 कोट्स फॉर माइनर। माइनर हैड सफिशिएंट क्लोथ्स एट दैट टाइम। उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट कोट्स थे, मजीद 11 दे दिए। नेसेसिटी ऑफ लाइफ है क्या? नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है। पहले कंडीशन पे केस उड़ गया, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? जी जी। माइनर के डिपेंडेंट में क्या उसके कुछ दूसरे रिश्तेदार आ सकते हैं? देखिए, इसके बारे में लॉ साइलेंट है और आई कैप ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही उम्मीद है क्वेश्चन पूछेगा। जहां तक मेरा ख्याल है इसका जवाब है नो। माइनर के दूसरे रिश्तेदार डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। आएंगे तो कौन आएंगे? लेकिन मैं बता दूं, ये मेरी जजमेंट है, क्योंकि असूल हमारा ये होता है, जिस चीज के ऊपर लॉ ने डिस्कस नहीं किया ना, इसका मतलब है हम ये समझते हैं वो अप्लाई नहीं होगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन के? इसको चेंज कर दें। क्लियर? ओके ओके, एक मिनट पास कीजिएगा जी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 36 कह रहा है, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये अहम क्वेश्चन है, आई कैप के पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने समझना और इसका एनालिसिस करना है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको अंडरलाइन कर ले। हमारे सिलेबस में डिफरेंट लॉज हैं, सबसे ज्यादा हिस्सा जिस लॉ का है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी पार्टनरशिप एक्ट भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, कुछ और एक्ट्स भी हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो एक्ट लिख रहा होता है ना, इससे पता चल जाता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इसका मतलब चैप्टर 2 से 10 तक कोई क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एक्ट का नाम लिया उसने, इसका मतलब चैप्टर 11 से लेके 30 तक का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उन चैप्टर में से क्वेश्चन सेट किया उसने। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब चैप्टर 14 या 15 का क्वेश्चन है। और अगर इससे ऑनवर्ड किस हर एक्ट के लिए अलग चैप्टर है, उसका पूछा तो उसका मतलब इससे एक्ट से आपको पता चल जाता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, आपने किस चैप्टर के कंसेप्ट अप्लाई करने जी। कह रहा है, शुएब एजेड 15 इज द सन ऑफ ए बिलियनियर बिजनेसमैन एजाज मुंसिफ। इसमें पावर वर्ड कौन सा है? एज 15, इसको अंडरलाइन कीजिए। इससे हमें क्या पता चल रहा है? माइनर है, हमने माइनर वाले चैप्टर के कंसेप्ट अप्लाई करने। एजाज मुंसिफ का बेटा है। लास्ट मंथ शुएब ड्रोव हिज फादर्स 2018 मॉडल BMW to vintage car exhibition arranged by Volkswagen Club of Pakistan। ठीक है, वो गाड़ी पे आया, आपने वालिद की गाड़ी पे आया। इसमें कोई अहम बात बता रहा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एग्जीबिशन में आया अपने वालिद की गाड़ी में, जैसे मर्जी है, हमें इससे क्या टेंशन? इसमें हमारे लिए कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिवाय उसने ये बताने की कोशिश की है कि बहुत अमीर बाप का बेटा है, गाड़ी शाड़ी चला लेता है। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? एट द एग्जीबिशन he saw a vintage Mercedes Benz and entered into a contract with the seller for the purchase of the car। और उसने एग्रीमेंट कर लिया मर्सिडीज खरीदने के लिए, मर्सिडीज खरीदने के लिए। इससे और कुछ पता चले या ना चले, एक बात का पता चल गया, क्या सेलर ने बिजनेस लॉ कैफ4 नहीं पढ़ा हुआ। पास होना तो दूर की बात है, उसने पढ़ा भी नहीं हुआ। अगर उसने एक लेक्चर भी लिया होता ना चैप्टर 3 का, उसे पता होता क्या कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट माइनर, उसे पता होता। आज उसे एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया था उस दिन छुट्टी करके, जिस दिन सर ने माइनर वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, आज इसे पता चलेगा। सेलर नोइंग एजाज मुंसिफ स्टेटस, सेलर को पता था एजाज मुंसिफ बड़ा आदमी है, सेठ आदमी है। डिलीवर द कार टू शुएब एट हिज हाउस, उसने शुएब को कार डिलीवर कर दी उसके घर पे। सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट फॉर द कार बट शुएब रिफ्यूज टू पे। सेलर ने कहा पैसे, शुएब ने कहा कोई पैसा नहीं है मेरे पास। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाय एजाज मुंसिफ, उसने कहा कि बाप से कि पैसे रिकवर। अच्छा मुझे ये बताइए, बेटे के लेन देन का बाप जिम्मेदार होता है? बेटे के लेन देन का बाप जिम्मेदार होता है? पक्की बात है नहीं होता।
अच्छा बचपन में पता है क्या होता है, हमारे घर वाले ना, मेरे घर वाले, घर में कोई मेहमान आता था ना तो कहते जाओ साथ वाली दुकान से बोतल पकड़ के लाओ। अब तो यार वो होती नहीं, वो हमारे ना 250 मिलीलीटर की वो शीशे की बोतलें हुआ करते थे, अब भी शायद होती हैं, लेकिन वो होता था पहले बोतल वापस कर देते थे और पैसे मिल जाते थे, रिफिल हो जाती थी यहाँ। तो जब हम जाके उस दुकानदार से बोतल लेके आते थे ना तो बाज का तो उसके पैसे हम नहीं देते थे, तो हमारे घर वाले तो दे दिया करते थे वो पैसे, हालांकि वो जिम्मेदार तो नहीं थे। अगर तो ये देखा जाए कि बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वालिदैन जिम्मेदार नहीं है तो हमारे वालिदैन फिर वो पैसे क्यों दिया करते थे? इसका आंसर ये है क्योंकि हम उनके एजेंट के तौर पे काम करते थे, हम उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जाके चीजें लेके आते थे। तो याद रखिएगा किसी भी एक लॉ की नजर में दो अनरिलेटेड पर्सन और बाप बेटा भाई एक बराबर है। लॉ जो रूल लगाएगा ना वो सब पे लगेगा। तो रूल क्या है कि कोई भी एक पर्सन चाहे वो बाप बेटा क्यों ना हो वो एक दूसरे के लेन देन के लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं है। हाँ अगर एक ने दूसरे के एजेंट के तौर पे काम किया हो ना फिर जिम्मेदार है। या गार्डियन ने माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, वरना वालिदैन के एक्ट्स के लिए बच्चे और बच्चों के एक्ट्स के लिए वालिदैन लीगली लायबल नहीं है। यहाँ पे अब मुझे बताइए क्या बेटे के एक्ट के लिए एजाज मुंसिफ लीगली लायबल है पेमेंट करने के लिए? नहीं है, नहीं है। अगर आप एक एडिशनल लाइन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जी अगर तो उसने एजेंट के तौर पे यानी बाप के कहने पे ही शुएब ने गाड़ी खरीदी थी, यानी शुएब असल में एज एजेंट ऑफ फादर ट्रांजैक्शन कर रहा था, फिर ये ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगी, वो एजाज मुंसिफ पैसे देगा। वरना अगर एजेंट्स वाला केस नहीं है तो फिर क्या बाप बेटे के डेट के लिए लायबल है? नहीं लायबल, लीगली लायबल नहीं है, ये याद रखिएगा। डिस्कस वेदर सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम शुएब और एजाज मुंसिफ। पहले तो एजाज मुंसिफ की बात कर लेते हैं, क्या एजाज मुंसिफ से पैसे रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। हाँ अगर उसने इंस्ट्रक्शन दी थी, प्रिंसिपल था वो और शुएब ने एजेंट के तौर पे गाड़ी दी तो फिर वो एजाज मुंसिफ लायबल हो सकता है। ये क्लियर है एजाज मुंसिफ की पोजीशन। अब आ जाए पोजीशन दूसरी शुएब की। शुएब की क्या पोजीशन है? क्या शुएब लायबल है? शुएब लायबल है क्या? नहीं लायबल। क्यों? ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, माइनर तो है लेकिन नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी तो है। नहीं है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जी हाइब्रिड वाले आप बताइए क्या ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है? नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? गाड़ी नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं होती? नहीं नेसेसिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं होती, और मर्सिडीज तो बिल्कुल भी नहीं होती ना, BMW भी नहीं होती। तो ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हमारी नहीं है, तो रिकवर करवा सकता है पैसे। तो फिर क्या करे? भागते चोर की लंगोटी, सुना है मुहावरा? भागते चोर की लंगोटी क्या मतलब इसका? कि अब पैसे तो हाथ नहीं आएंगे। हाँ लंगोटी मतलब गाड़ी, जो गाड़ी मौजूद है वो ले ले। वो क्या कर सकता है अब ये सेलर? पैसे तो रिकवर नहीं करवा सकते, तो क्या कर सकता है? वो गाड़ी वापस लेके जा सकता है। जी 18 साल से कम उम्र वालों के करे धरे के लिए माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते, नहीं होते। 18 साल के बाद वालों के लिए भी नहीं होते, वो उनकी मेहरबानी होती है। वो क्या होती है? उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, क्या होती है? मेहरबानी। जी कुछ समझ आया? क्या समझ आया? आवाज ठीक आ रही थी? समझ आ रही थी? शाबाश। तो कौन सा मुहावरा बोला था मैंने? मुहावरा कौन सा बोला था? ये क्या चस्पी के सोए हुए हैं ऐसे, ना उसको पता ना उसको करते क्या रहते हैं आप? भाई आवाज आ भी रही थी कि नहीं? मुझे नहीं लगता। हाँ जी क्या क्वेश्चन आपको पूछिए? वो BMW वापस लेके जाएगा कि मर्सिडीज?
ओए दोनों नहीं, BMW तो उसी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मर्सिडीज लेके जाए। जिस पैसे देखिए उधार से जो पैसे लिए थे ना, जिस जो प्रॉपर्टी बाय की थी माइनर ने, वो रिकवर होगी, बाकी नहीं। जिस गाड़ी पे आया था वो तो उसके वालिद साहब के थे, जिसमें सेलर आया था वो तो साइकिल पे आया था, वो तो गाड़ी पे आया ही नहीं। कहाँ लिखा है वो गाड़ी पे आया था? सेलर गाड़ी पे आया था, कहाँ लिखा है बता मेरा भाई, बता। अज्यूम किया नहीं, मैंने अज्यूम नहीं किया। ये अभी बताया केस स्टडी में गिवन नहीं, अभी नहीं बताया कि केस स्टडी में गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर रहना है। ये आपका लेक्चर अगर 10 मिनट लेट हुआ या आपका सिलेबस 5 लेक्चर लेट हुआ तो इसकी जिम्मेदारी चंद नामालूम अफराद पे होगी जो आपको मालूम है। चलिए ऐसा करते हैं, अब इसको यहाँ पे रोक देते हैं ताकि हम अपने फ्रेश लेक्चर की तरफ भी जाए। जी लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे रोक दीजिए।